and it is an automatic process. Okay, internally it will happen. We don't have to bother about that. So this is called forward propagation. Forward, okay, आगे जा रहा है ना, इसलिए फॉरवर्ड प्रोपोगेशन, प्रोपोगेट हो रहा है यानी प्रोसेस आगे आगे जा रहा है. दैट इज कॉल्ड अ फॉरवर्ड प्रोपोगेशन. Okay, think 1 or 2 minutes. Okay, this is a forward propagation. समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? जस्ट मैसेज इन द चैट बॉक्स, यस नो यस नो यस नो, so that I will also get to know whether you are listening and you are understanding the things or not. नहीं तो सब होने के बाद एक क्वेश्चन आएगा, सर व्हाट इज फॉरवर्ड प्रोपोगेशन, या तो एक्टिवेशन फंक्शन. आई डोंट वांट लाइक दिस. Repeat, sir. Yes, yes, I'll repeat that, don't worry. Okay. ओके, सो इधर क्या होता है, लाइक इनपुट से जब भी आउटपुट हमें चाहिए, हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं आउटपुट. ओके, ट्रेनिंग डेटा सेट है अपने पास. ट्रेनिंग डेटा सेट मीन्स जिसमें हमें एक्चुअल आउटपुट भी पता है, ऐसा डेटा सेट अपने पास पड़ा है. तो हम क्या कर रहे हैं, पहले इनपुट दे रहे हैं. ये सब हमारा चलता है बायस एंड वेट्स पे. ओके, मैंने बताया था बायस एंड वेट्स रहते हैं, ऑटोमेटिक डिटेक्ट होते हैं, यानी रैंडमली ये दिए जाते हैं बायस वेट्स, एंड बेस्ड ऑन दैट वी आर गेटिंग द वैल्यूज. सो ये पहले कुछ तो वेट्स असाइन कर देगा हर एक नोड को. ये वेट्स असाइन होने के बाद एक आउटपुट मिल जाएगा. इधर भी वेट्स रहते हैं एंड बायस, एक आउटपुट मिल जाएगा. एंड अगर आउटपुट की वैल्यू है सपोज 3, बट एक्चुअल वैल्यू है 2, तो ये क्या बोलेगा, ओके 2 तो नहीं आया, 3 आया, यानी गलत है. फिर अगेन ये जो वेट्स है वो अगेन चेंज होते रहेंगे, हर एक में वेट्स रहेंगे जो भी. तो ये वेट्स अगेन ये चेंज करेगा, एडजस्ट करेगा और देखेगा क्या आउटपुट आ रहा है. फिर आया 2.9 आ गया, तो बोलेगा अभी भी नहीं आ रहा है. फिर से वेट्स चेंज होगी, ये फिर से चेंज होगी. फिर आया सपोज 2.5, ओके फिर से चेंज करेगी. जब तक ये नजदीक नहीं आता तब तक ये चलता रहेगा. ओके, सो दिस इज कॉल्ड, ओके, बट ये चलेगा इनपुट टू आउटपुट फॉरवर्ड, so that it is called forward propagation. ओके, पता चल रहा है, फॉरवर्ड जा रहे हैं हम, ऐसे पीछे नहीं आ रहे वेट्स चेंज करने के लिए, यहाँ से ही चेंज हो रहा है वेट.
इनपुट टू आउटपुट साइड में ही चेंज हो रहा है, इसलिए फॉरवर्ड प्रोपोगेशन बोल रहे हैं। जस्ट थिंक, पता चल रहा है अभी या नहीं? ओके, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, राइट? फॉरवर्ड आगे जा रहे हैं एंड वेट चेंज कर रहे हैं, बट अभी इसको कैसे पता चल रहा है वेट्स कौन से देने के हैं, कम करना है या ज्यादा करना है? ओके, वेट्स कम करने हैं या ज्यादा करना है, ये कैसे पता चलेगा? हाउ द मॉडल और दिस, ओके, ANN understand that whether to increase the weights in the hidden layers and the output layer or to decrease the weights? कुछ तो होना चाहिए। जैसे हम कोई ओके चाय बनाते हैं, तो चाय में शक्कर अभी पहले तो डाल देते हैं अगर नए हैं तो। अगर एक्सपीरियंस वाला बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कि जहाँ मॉडल सब बनाया है, बहुत एक्सपीरियंस है, माहिर है खाना बनाने में, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं। त्याला ते सुगरण म्हणतात ना, ते नाही म्हणत आहे मी। ओके, नवीन आहे, जस्ट जेवण बनवायला शिकतायत, तर तिखट मीठ बरोबर पडलं की नाही हे कसं बघतो आपण? थोडासा टेस्ट करतो, मग बघतो ओके मीठ कमी वाटतंय, मग मीठ टाकतो। ओके, पण हे कळतं ना, टेस्ट घेतल्यावर कळतं। टेस्ट लेने के बाद ही पता चलता है कि नमक कम है या शक्कर कम है या कोई और कोई इंग्रेडिएंट है वो कम गिर गया है। वैसे ही इसमें ओके कॉस्ट फंक्शन रहता है, ओके कॉस्ट फंक्शन, और इट इज कॉल्ड एज लॉस फंक्शन आल्सो। दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं है। ओके, इंटरचेंजेबली पीपल आर यूजिंग दिस कॉस्ट और द लॉस फंक्शन। ओके, these loss function tells us how the neural network is performing। कॉस्ट फंक्शन इज नथिंग बट अ मीन स्क्वायर एरर। आपने सीखा रहेगा मीन स्क्वायर एरर। और आरएमएससी, आरएमएससी तो आपको पता रहेगा, आरएमएससी बहुत बेसिक फंडा है, विच इज यूज फॉर द लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। हाँ नहीं बताओ, सीखा है नहीं है आरएमएससी? यस नो? Yes, sir.
Okay, so these RMSC or MAC, mean squared error, is nothing but a cost function. तो मीन स्क्वायर क्या है? इट इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड द प्रेडिक्टेड आउटपुट. हमने पहले ही बात कर ली है. अगर एक्चुअल आउटपुट, अभी वो एग्जांपल लिया था 3 और 2, ये आउटपुट आना चाहिए 3, नहीं आउटपुट आना चाहिए 2, बट आ रहा है 3. ओके, तो डिफरेंस जो भी है बेस्ड ऑन दैट, अगर डिफरेंस कम है तो ये वेटेज वैसे चेंज करेगा. So depends on the cost function or the MAC यानी cost function. It changes the weight. बस यही है फंडा. ये बड़े बड़े जो है लॉस फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन यूज करते हैं. दैट इज नथिंग बट MAC हमने सीखा है. बट इन न्यूरल नेटवर्क और द डीप लर्निंग, these terminologies is in use. ओके, तो वर्डिंग चेंज हो गया तो डरना मत, कुछ ना कुछ है जो हमने सीखा है. okay? Think 2 minutes again. मैं पॉज ले रहा हूँ बीच बीच में बिकॉज दीज आर वेरी बेसिक फंडा एंड वेरी इंपॉर्टेंट, so that you can learn the things easily then afterwards. कोई हिकअप्स नहीं आएगी. ओके, सो ठीक है, पता चल गया. ठीक है, तो अगर if cost function is very high, then it does mean our network is not predicting the correct output. इसको ऐसे समझ में आता है. So what should be the next step? Reduce the cost function, minimize the cost function as far as possible, so that our prediction will be a better, right? Getting it? कॉस्ट फंक्शन अगर हाई है तो हमें उसको रिड्यूस करना है. हाई इज अलार्मिंग, बट मिनिमाइज करना पड़ेगा. फिर अलार्मिंग है
उसको कम करना पड़ेगा, देन ओनली प्रेडिक्शन विल बी गुड, prediction accuracy will go up. So it is a inversely proportional to prediction accuracy. Inversely. Okay, because cost function ऊपर जा रहा है, यानी हाई है, तो प्रेडिक्शन नीचे आएगा. बस कॉस्ट फंक्शन नीचे नीचे आ रहा है तो प्रेडिक्शन एक्यूरेसी ऊपर ऊपर जाए. Okay, so that it is inversely proportional. But how to then minimize the cost function? कैसे करेंगे? पहला तो बता फॉरवर्ड सकते हैं. If we some value we can use cost function. Easy. So what is that? Weight matrix, यानी weight, जो भी मैट्रिक्स बनेगा वेट का वही हमें चेंज करना है. तो दो ही है, एक तो बायस चेंज करना है, एक तो वेट चेंज करना है. बट बायस फिक्स रहता है. ओके, बायस बेस है कुछ तो, सो बेस चेंज नहीं कर सकते, बेस सेम रखना पड़ेगा. अगर दोनों के दोनों चेंज करेंगे तो टाइम भी बहुत लगेगा, तो एक तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा. सो बायस जो है वो सेम रखते हैं एंड जो भी वेट है वो रैंडमली चेंज करते हैं. गेटिंग इट? यस सर. दैट इज कॉल्ड ग्रेडियंट डिसेंट. बस, बाकी कुछ नहीं है. एक बड़ा टर्मिनोलॉजी आपको बहुत बार सुनाई देगा अभी, वो है ग्रेडियंट डिसेंट, यानी डिसेंडिंग. जो भी ग्रेडियंट है, जो भी एरर है वो कम कम करना, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग कम. ओके, सिंपल ऐसे याद रखो, बाकी कुछ नहीं. अगर इंटरव्यू में भी पूछेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि ग्रेजुअली हम कम कम कर रहे हैं, ग्रेडियंट नीचे नीचे ला रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में. सो दैट इज अ ग्रेडियंट डिसेंट. We are changing the weights to optimize the cost function, optimize the accuracy actually. So this gradient descent is one of the most commonly used optimization algorithm. इसके लिए भी एक algorithm रहता है. किसी ने थोड़े देर पहले पूछा था ये वेट मैन्युअली करते हैं क्या, तो नहीं, इसलिए मैंने तभी पूरा जवाब नहीं दिया, बिकॉज इट इज टू अर्ली टू से. सो ग्रेडियंट डिसेंट का एक अल्गोरिदम आता है. ओके, देयर इज अल्गोरिदम इन पाइथन, इवन लाइक एक्चुअली स्टैटिस्टिशियन डेवलप दैट. सो दैट ग्रेडियंट डिसेंट अल्गोरिदम वी आर इंट्रोड्यूसिंग so that we can automatically adjust the weights. And this is also not our cup of tea to know how the gradient descent works. This is a big algorithm developed by the statistician. जैसे मशीन लर्निंग में अगर आपको पूछा चलो डिसीजन ट्री निकाल के देखो क्या अल्गोरिदम है, बता सकते हो? नहीं. सो वो अपना काम नहीं है, अपना काम है वो अल्गोरिदम यूज करना. हाँ, अगर आपको स्टैटिस्टिशियन हो, आपको बहुत कुछ बनाना है, खुद का एक एल्गोरिदम बनाना है, देन यू कैन गो इन डेप्थ. अदरवाइज बी इन दिस. जैसे प्लेन में बैठते हैं बट प्लेन कैसे बनाते हैं नहीं देखते, तो वो अपना काम नहीं है. वी आर हियर जस्ट टू लर्न फ्यू टर्मिनोलॉजीज. जैसे प्लेन का है एरोप्लेन, इट वर्क्स ऑन द न्यूटन थर्ड लॉ, इतना ही पता है. बट कैसे डिजाइन किया, क्या किया, इतना सब तो हम जाते नहीं है, वो तो जो एयरक्राफ्ट इंजीनियर से वही जानते हैं. वैसे ये स्टैटिस्टिशियन ही जानते हैं हाउ दे हैव डिजाइन दैट. सो अगर आपको पता नहीं है कि एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है, डोंट बॉदर अबाउट दैट, डोंट बी अफ्रेड ऑफ दैट. इवन इंटरव्यू में पूछा तो बोलना दैट इज नॉट, दैट इज डेवलप्ड बाय स्टैटिस्टिशियन, क्योंकि वो कभी कभी मजाक मजाक में पूछ भी लेते हैं.
बट दैट इज नॉट आवर वर्क. बट हाँ, अल्गोरिदम क्या करता है, यानी न्यूटन थर्ड लॉ क्या करेगा, दैट वी शुड नो. ओके. नहीं तो बहुत लोग पूछते हैं बाद में, सर हमें ये भी चाहिए. अरे बट ये चाहिए के लिए स्टैटिस्टिक्स में भी बहुत अच्छा चाहिए, पीएचडी चाहिए स्टैटिस्टिक्स में, तो ही पता चलेगा कि ये क्या है. ओके. फ्रैंकली स्पीकिंग, I even don't know much about that, not 100%, 10 to 20% on कैसे डिजाइन करते हैं, because I am not statistician. Okay, just recollect करो हमने जो जो अभी तक पढ़ा अप टू ग्रेडियंट डिसेंट. कुछ भी नहीं पता चल रहा है तो जस्ट आस्क, थिंक 2-3 minutes. ओके सर. ठीक है, चलो. बट नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ऑप्टिमाइज है कि नहीं ये कैसे पता चले. हमने तो सब कर लिया, बट वो ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है कि नहीं करता, कैसे पता चलेगा. जैसे डिसीजन लेते हैं, बट डिसीजन करेक्ट है कि नहीं पता नहीं चलता, वो तो बाद में ही पता चलता है, जो रिजल्ट्स आते हैं उसके बाद. बट इधर तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, तो कैसे पता चलेगा कि जो भी ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम है उसको कैसे पता चलता है कि ऑप्टिमाइज है कि नहीं. एक जस्ट एक निकाल दो ग्राफ. ये ग्रेडियंट डिसेंट का ग्राफ है सपोज. यहाँ हमें पता चलता है कि कितना ग्रेडियंट डिसेंट का वैल्यू आ रहा है, यानी कॉस्ट फंक्शन का आ रहा है, एरर का आ रहा है. दैट इज वी गेट टू नो. ओके. ओके, सिंपल एग्जांपल रिलेटेड टू मार्केट. ओके, स्टॉक मार्केट. आपको कैसे पता चलेगा कि ये इसका लो है कि नहीं, कभी पता चलता है नहीं. हर दिन नया लो भी आ सकता है, या तो किसी दिन वहां से ऊपर भी चला जाएगा मार्केट. और ये भी नहीं पता रहता है कि ये इसका मैक्स है कि नहीं. रोज ऊपर जा रहा है बट एक दिन बहुत नीचे भी आ सकता है.
तो कभी पता नहीं चलता है उसका लो क्या है एंड उसका हाई क्या है, कभी नहीं पता चलेगा। जो बोल रहा है पता चला, वो तो गॉड है फिर, कि मार्केट का ये हाई है ये लो है, वो तो गॉड है, उसकी पूजा होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं, किसी को नहीं पता चलता। वैसे इधर ग्रेडियंट डिसेंट जो एल्गोरिदम बनाया है, ओके, इट स्टोर्स द वैल्यू। अभी इसको, ओके, फॉर ईच लेवल, तो सपोज ये लेवल्स आ गई, अलग अलग ग्राफ आ गया, ये आ गया, सो टोटल एक हिस्टोरिकल डेटा लेके, एक्चुअली हमें तो ये पॉइंट आना चाहिए था, एक्चुअल में हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, लोएस्ट पॉइंट लेना जहाँ एरर सबसे कम है, ना कि ये। बट सपोज हम यही रुक गए ये पॉइंट पे, तो क्या होगा, जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन है वो तो आएगा नहीं, इसलिए और भी वो करता रहता है, यानी आगे जाता रहता है, वेट एडजस्ट करता रहता है। सो दिस इज कॉल्ड, ओके, ओके, लोकल मिनिमम, एंड दिस इज अ ग्लोबल, सबका ये लेके ग्लोबल मिनिमम। एंड आवर एम इज टू रीच टू ग्लोबल मिनिमम। बट हम बिलीव कैसे करें कि ये ग्लोबल है कि नहीं, तो इसीलिए एक लो मिलने के बाद रिजल्ट्स भी आ जाएंगे, बट अगेन वी विल स्टार्ट डूइंग द वेट एडजस्टिंग, यानी अपन ने हम नहीं करेंगे, वो अल्गोरिदम ही करता है, एंड देन देखता है कि और भी लोकल यानी नीचे आता है क्या, क्योंकि यहाँ देखो ये तो लोकल उसको मिल गया पहला लोएस्ट पॉइंट, बाद में तो ये ऊपर जा रहा है, उसको लगेगा नहीं फिर यही है ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन। बट अगर हमने और भी एल्गोरिदम रन करते रहे, तो हमें पता चलेगा कि ओके और भी एक लो है। बट हर बार तो नहीं करते रहेगा ना, ये भी तो लो आएगा ऐसा, बट हर बार नहीं कर पाए। सो एक टाइम फ्रेम डिफाइन कर देते कि कहाँ तक हमें टॉलरेंस चाहिए, कितना एक्यूरेसी चाहिए, सो दैट वी कैन गेट द, ओके, ये ट्यूनिंग पैरामीटर है एक्चुअली, ग्लोबल मिनिमम ढूंढना, इट इज अ ट्यूनिंग पैरामीटर। तो एक पॉइंट पे तो रुकना पड़ेगा, हम तो ऐसे चलते नहीं रहेंगे, ओके, ऊपर नीचे, जैसे गोल्ड है, सब स्टॉक नहीं है, गोल्ड है, गोल्ड का हाईएस्ट कितना है ये भी नहीं पता है, लोएस्ट क्या होगा वो भी नहीं पता है, इसलिए हम तो टेस्टिंग नहीं करते बैठेंगे, हम तो जिस दिन लगा हमें लेना है ले लेते हैं। तो वैसे ही इसमें चलो ये मिल गया, एक टाइम फ्रेम डिफाइन करते हैं, वही रुक जाते हैं कि जहां हमें मिनिमम कॉस्ट फंक्शन मिलता है, एरर सबसे कम रहते हैं, दैट इज अ ग्रेडियंट डिसेंट algorithm does actually. It is also a differential function. Okay, derivatives, differential function, delta function. Okay, पता चला? Anything? Think again. 1 or 2 minutes. We'll go again then next.
Okay. Next is forward propagation, cost function, gradient descent. Clear? Global minima and A. Next is okay, next is the learning rate. So कितने फास्ट लर्न कर रहा है या तो स्लो लर्निंग कर रहा है, लाइक ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ये करने के लिए तो कुछ लर्निंग चाहिए ना, टाइम चाहिए लर्न करने के लिए. सो दैट लर्निंग रेट इज अ ट्यूनेबल पैरामीटर कि कितने टाइम में कर रहे हैं, दैट वी कैन ट्यून. लर्निंग रेट बहुत फास्ट रखा, वेरी फास्ट, तो कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी. कौन सी? वो कॉस्ट फंक्शन वाली नहीं, रिसोर्स कॉस्ट. आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ रिसोर्स कॉस्ट, क्योंकि उतने रिसोर्स चाहिए, रैम चाहिए, ओके, फास्ट करने के लिए, और टाइम भी कम लगेगा, बट कॉस्ट बढ़ जाएगी. बट लर्निंग रेट स्लो रखा तो थोड़ा कॉस्ट कम हो जाता है, यानी रिसोर्स कॉस्ट, जो भी डिवाइसेस वगैरह लगते हैं, रैम वगैरह लगता है, वो कम लगेगा. बट डिपेंड्स ऑन द लर्निंग रेट वी विल गेट द आउटपुट. बट आउटपुट हमें मे बी 10 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद मिलेगा. अगर लर्निंग रेट, ओके, दिस लर्निंग रेट पे भी डिपेंड रहता है कि हाउ मच टाइम इट विल टेक टू प्रेडिक्ट देम. कभी कभी ओके 2-2 घंटे भी ले लेगा लैपटॉप पे एक मॉडल प्रेडिक्ट करने के लिए, यानी मॉडल बन के प्रेडिक्ट, आपको प्रेडिक्शन एक्यूरेसी मिलने के लिए. सो जैसे ऑब्जेक्टिव है, बेस्ड ऑन दैट वी कैन डिफाइन द लर्निंग रेट. ओके, इफ द लर्निंग रेट इज स्मॉल, ओके, तो धीरे 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 जाएगा वो, यानी ग्रेडियंट डिसेंट भी स्लो रहेगा. यानी डिसेंट मैंने मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो है ग्रेडियंट डिसेंट, ये धीरे 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 जाएगा. नहीं तो साइनोसॉइडल एकदम आ जाएगा, शार्प कम में. अगर लर्निंग रेट मैंने बहुत फास्ट रखा तो ये सीधा ड्रॉप होएगा, आगे आएगा, सीधा ड्रॉप होगा, आगे आएगा. ओके, लाइक दैट इट विल हैपन. तो शार्प फॉल भी रहेगा, सो दैट लर्निंग रेट एडजस्ट करना पड़ता है. बट ये सब के लिए उतना ये भी चाहिए, रिसोर्स भी चाहिए, रैम वगैरह बहुत लगता है. अभी नहीं पता चलेगा आपको, बट जब भी लार्ज डेटा सेट रहेगा तब आपको पता चलेगा इसका मतलब क्या है, मैं जो बोल रहा था. अभी तो लगेगा कुछ तो बात कर रहे हैं बस, बहुत हो गया, बट रैम वगैरह बहुत मायने रखता है. एंड कॉस्ट भी, क्योंकि अमेजोन AWS भी ले लिया तो फ्री में तो आता नहीं, कुछ तो कॉस्ट है उसको. दैट्स व्हाई. ठीक है. नाउ देयर इज वन मोर कंसेप्ट. ओके, फॉरवर्ड तो हो गया, वैसे ही बैकवर्ड भी रहना चाहिए. ओके, ये मैंने बताया, ये फॉरवर्ड हो गया, बैकवर्ड भी तो चाहिए ना. तो ओके, जैसे आगे जाते हैं वैसे पीछे भी आना चाहिए. तो दैट इज बैकवर्ड प्रोपोगेशन, वो भी एक कंसेप्ट है.
In this what happens, जो भी लॉस फंक्शन है वो देख के जो भी वेट्स एडजस्ट होते हैं वो बैकवर्ड जाते हैं, यानी पहले इसके वेट एडजस्ट हो गए, बाद में इनके वेट्स एडजस्ट हो गए, लाइक दैट। तो आउटपुट टू इनपुट, ये जो उसका ट्रैवलिंग है, जो भी उसका प्रवास है, ओके, जर्नी है, दैट इज आउटपुट टू इनपुट वेट एडजस्टमेंट की, दैट इज कॉल्ड बैकवर्ड प्रोपोगेशन और बैक प्रोपोगेशन। Same as forward, but only here it is going backward. Getting it? Same, जो भी वेट्स एडजस्ट हो गए ग्रेडियंट डिसेंट के ही हो गए टू मिनिमाइज द लॉस। फंडा सेम है, पैरामीटर्स भी सेम है, बट जस्ट ये बैकवर्ड जाएगा, स्टेप बाय स्टेप बैकवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड नहीं आएगा। Getting? कोई क्वेरीज बैकवर्ड में? बोर हो गए हो? कोई बोर हो पर गया? फिर बैकवर्ड में क्या इनपुट चेंज होता है, कैसे होता है? पढ़ा बैकवर्ड में जैसे फॉरवर्ड में अपना आउटपुट चेंज होता है अकॉर्डिंग टू इनपुट। हाँ, बैकवर्ड में हाँ, भी आउटपुट ही चेंज होगा, बट ओके, पीछे पीछे आएगा। यानी जैसे हम कोई गलती करते हैं तो हम पास्ट में पीछे 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 देखते हैं कि क्या हो गया था, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ दैट। हम तो पास्ट में एकदम पीछे जाके आगे नहीं आते, वैसे धीरे धीरे पीछे जाते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ गलती हुई है। या तो कोई अल्गोरिदम हम सॉल्व करते थे, ते भूमिती यायचं, भूमिती बीजगणित, मग आपल्याला नेहमी वेगळंच काहीतरी आपलं ते प्रमेय यायचे, प्रमेय वगैरे म्हणायचे मराठीत, तर त्याचं रिझल्ट आणायचे असतात, म्हणजे प्रूव्ह करायचं असतं। Theorems. पण प्रूव्ह करताना आपण चुकलो की आपण मग मागे 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 जायचो की अरे काय झालं मग याच्यात, मग एक 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 स्टेप आपण मागे जायचो। सो दॅट इज अ बॅकवर्ड प्रोपोगेशन, आणि मग पुढे यायचो की ओके, पण आउटपुट आपण बरोबर आणून ठेवायचो, हा प्रमेय बरोबर ते प्रूव्ह झालेलं आहे, ओके, लाईक दॅट, काहीतरी तर करायचो आणि आणायचो शेवटी। सो ओके, दॅट इज ओके सर। बॅकवर्ड, पण ऑब्जेक्टिव्ह सेम, आउटपुटच मॅच झालं पाहिजे, ऍक्च्युअल अँड प्रेडिक्टेड मॅच झालं पाहिजे, म्हणजे ऑलमोस्ट सेम आलं पाहिजे। ओके, क्लियर? ठीक है। सो एएनएन में दोनों भी होते हैं, जो अच्छा एएनएन बनते हैं यानी एक्यूरेट वगैरह, उसमें फॉरवर्ड भी रहता है एंड बैकवर्ड भी रहता है, दोनों जगह से यानी दोनों तरफ से बैक एंड फोर्थ होते रहता है, एंड देन वी विल गेट अ करेक्ट आउटपुट। ओके, दैट इज आल्सो देयर। एंड हर एक फॉरवर्ड, ओके, जब भी फॉरवर्ड जाता है, फॉरवर्ड प्रोपोगेशन एक बार होता है, सो उसको कहते हैं फॉरवर्ड पास।
एंड एक बार जो पीछे आता है उसको कहते हैं बैकवर्ड पास। तो एक बार आगे जा रहा है तो फॉरवर्ड, एक बार पीछे आ रहा है तो बैकवर्ड पास। सिर्फ एक एक रहते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आया? यस नो जस्ट चैट बॉक्स में लिख दीजिए तो मुझे भी पता चलेगा। यस सर। ओके, वो एक फॉरवर्ड पास, एक बैकवर्ड पास, ये मिला के एक इपॉक बनता है। बहुत हो गया क्या आज? ऐसा तो नहीं है बहुत बोर हो गए? ओके, ये दोनों मिलके एक फॉरवर्ड पास और एक बैकवर्ड पास इज इक्वल टू वन इपॉक। बाद में पूछना मत। एक इपॉक क्या है, आएगा ये पाइथन में लिखते वक्त। इपॉक वी कैन डिफाइन कितने पास जाना है, लर्निंग रेट वी कैन डिफाइन, दीज आर द हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग पैरामीटर। ओके,
तो एक टर्मिनोलॉजी हो गया, ये सेकंड, और ये थर्ड टर्मिनोलॉजी हो गया इपॉक। क्लियर है अभी तक? इपॉक पूछा तो आ जाएगा नेक्स्ट टाइम, यस नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके। देन बैच साइज, ये भी हम डिफाइन कर सकते हैं। बैच साइज यानी क्या है? ट्रेनिंग सेट रहता है पूरा। अभी जो मशीन लर्निंग है उनको तो पता है, ट्रेनिंग एंड टेस्ट डेटा सेट। जो भी डेटा एसोसिएट्स वाले हैं, अगर उनको नहीं पता चल रहा है ये ट्रेनिंग क्या है, टेस्ट क्या है, जस्ट दे कैन पिंग मी इन द चैट बॉक्स। सो ट्रेनिंग सैंपल से, उसमें से ओके, सपोज देयर आर 1000 ट्रेनिंग सैंपल, बट मैं ले रहा हूँ ओके मेरे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पास के लिए 100 की बैच, ऐसे 10 बैच हो जाएंगे, करेक्ट? 10 into 100 1000, राइट? तो 10 100 की बैच बना ली तो 1000 सैंपल सम हो जाएगा। तो पहले पास में 100 सैंपल देंगे, क्योंकि एक एक नहीं दे पाएंगे, एक एक दे दिया तो बहुत टाइम लग जाएगा 1000 के लिए। तो 100 दे दिए, 100 सैंपल पास किए इनपुट लेयर से, तो उसने एक इक्वेशन बना दिया सब फॉरवर्ड बैकवर्ड करके, इपॉक, यानी मैं अभी शॉर्ट में बोलूंगा इपॉक। 1 इपॉक में उन्होंने, यानी 1 या 10 इपॉक में उसने एक इक्वेशन बना लिया, एक्यूरेसी आ गई, फिर 100 दे दिए। तो पहला इक्वेशन तो अलग ही रहेगा, जैसे आपने रैंडम फॉरेस्ट देखा रहेगा, हजारों इक्वेशन बनते हैं, ये तो ट्रीज बनते हैं, एंड फिर एग्रीगेट आउटपुट आता है, वैसे ही इसमें होता है। पहला आउटपुट आ गया, ऐसे 10 बैच बने हैं, तो 10 बैच से 10 इक्वेशन आ जाएंगे, फिर हमें पता चलेगा ओके फाइनल इक्वेशन क्या है। सेम थिंग पता चला, उसके लिए बैच साइज यूज होता है, दैट इज आल्सो ट्यूनेबल पैरामीटर, हाइपर पैरामीटर। देन नंबर ऑफ एट्रिशन, ये फोर्थ हो गया था, और एक है नंबर ऑफ एट्रिशन। 1 iteration is equal to 1 epoch, that means one forward pass and one backward pass. So 1 iteration is equal to, so that I am telling you, 1 epoch. तो कितने epoch करने हैं, तो that is also we can define, क्योंकि जितने epoch जाओगे उतना टाइम ज्यादा लगेगा, उतना डिसीजन में टाइम लगेगा, यानी कॉस्ट भी लगेगा, इसलिए वी कैन डिफाइन दिस। पता चल रहा है? कोई इश्यूज दिस 5 टर्मिनोलॉजीज में? इफ यू वांटेड टू राइट डाउन, आई विल आस्क नेक्स्ट टाइम आल्सो। ओके, ट्रेनिंग आई विल एक्सप्लेन यू। सर वो फिफ्थ वाला कौन सा है? काय बोलला शुभम? पाचवा, फिफ्थ नंबर, फिफ्थ, नंबर ओके, ऑफ, नंबर ऑफ इटरेशन्स, म्हणजे किती इपॉक आपण, म्हणजे त्याला इटरेट करायला सांगणार। नंबर ऑफ इपॉक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इटरेशन्स, सिंपल, म्हणजे किती फॉरवर्ड प्लस बॅकवर्ड पास हे आपण त्याला करायला सांगतोय मॉडेलला। कारण ॲक्युरसी तर आपण डिफाइन करू शकतो, मला 96 पाहिजे, 98 पाहिजे की 99 पाहिजे की 100 पाहिजे। 100 केलं तर परत ओव्हरफिटिंग होऊ शकतं, पण दिस वी कॅन डिफाइन नंबर ऑफ इटरेशन्स। ओके, म्हणजे नंबर ऑफ इटरेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इपॉक। यस, ओके Hello, sir. यस, बोला। Sir, can you please explain regarding training? Like, what is the training? Trend. व्हॉट इज ट्रेनिंग सेट? Yes, sir. ओके, सो ठीक आहे, हे सर्वांना आधी क्लिअर झालं?
मराठी येतं ना सर्वांना की कोणी नाही असं? येस सर मराठी. हो सर. ठीक आहे. नाही कोण असेल तर माहित नाही, बघूया. सर मी एक्सप्लेन करू का? हा Training चालेल, test. करा ना. कसं मराठीत करू का इंग्लिश मध्ये? चालेल, मराठीत कर. सुप्रिया मराठी येतं ना? हो सर. ठीक आहे. ओके, तर नॉर्मली कसं राहतं की त्यांनी आपला इझिली कळेल. ओके, नॉर्मली कसं राहतं की आपला डाटा सेट असतो बरोबर. सो आपल्याला मॉडेल बिल्ड करावं लागतं. सो मॉडेल बिल्ड करण्यासाठी आपल्याला त्याला काहीतरी इनपुट डाटा द्यावा लागतो. सो तो जो इनपुट डाटा असतो तो ट्रेनिंग डाटा असतो, म्हणजे त्या ट्रेनिंग डाटावर आपण त्या मॉडेलला ट्रेन करतो. सो नॉर्मली रेशो कसा राहतो इन ट्रेनिंग टेस्ट आणि म्हणजे ट्रेनिंग डाटा अँड टेस्टिंग डाटाचा 70-20, 25-65, म्हणजे ते डिपेंड करतं. 70-30, 80-20 असा त्याचा रेशो असतो. सो इनपुट डाटा जो देतो आपण मॉडेलला तो ट्रेनिंग सेट असतो, ट्रेनिंग डाटा असतो. आणि ज्या सेटवर आपण ते ट्रेन केलेलं मॉडेल टेस्ट करतो त्याला टेस्टिंग डाटा सेट म्हणतो. म्हणजे ट्रेनिंग डाटावर आपण मॉडेल ट्रेन करतो आणि टेस्टिंग डाटावर आपण त्या मॉडेलचं टेस्टिंग करतो की आपल्याला जो एक्सपेक्टेड आउटकम आहे, जो रिझल्ट पाहिजे, अॅक्युरसी पाहिजे, ती बरोबर येते का नाही, किंवा तिथं ओव्हर फिटिंग आहे का अंडर फिटिंग आहे. सो ते आपण टेस्टिंग डाटावर चेक करतो. सो नॉर्मली त्याचा रेशो जो असतो तो 80% जो आहे तो ट्रेनिंग डाटा असतो, 20% जो आहे तो टेस्टिंग डाटा असतो, किंवा 70% ट्रेनिंग डाटा असतो, 30% टेस्टिंग डाटा असतो. डिपेंड करतं, ट्रायल अँड एरर आहे. म्हणजे जिथं आपल्याला अॅक्युरसी चांगली भेटती तो आपण कन्सिडर करावा लागतो. आणि एक व्हॅलिडेशन डाटा सेट असतो, म्हणजे क्रॉस व्हॅलिडेशन असतं. सो ते ट्युनिंग साठी आपण यूज करतो. म्हणजे नंबर ऑफ फोल्ड्स, म्हणजे आपण जो डाटा प्रोव्हाइड करणार आहे त्याचे मल्टिपल सबसेट्स करतो आणि ते सबसेट जे आहे ते मॉडेलला पास करतो. मग त्यातल्या ज्या सबसेटवर आपलं मॉडेल अॅक्युरसी चांगलं देतं, सो ते एक व्हॅलिडेशन डाटा सेट आपण तो त्या यूज करू शकतो. म्हणजे ते ट्युनिंग साठी यूज होतं. ट्युनिंग जनरली मॉडेलची अॅक्युरसी इम्प्रूव्ह करण्यासाठी आपण यूज करतो. सो ते ट्युनिंग पॅरामीटर मध्ये येतं. आय गेस क्लिअर झालं असेल. येस, हो हो, क्लिअर झालं. थँक्यू. थँक्यू शुभम. क्लिअर आहे नक्की? सुप्रिया, बाकी ज्यांना अजून 2-3 जणांनी विचारलेलं डेटा असोसिएट. येस सर, क्लिअर आहे. ठीक. ओके. सर. हा बोला. सर एकदा हे 5 पॉइंट एकदा समराइज करा. ठीक आहे. फॉरवर्ड पास कळले? फॉरवर्ड पास इज नथिंग बट अ फॉरवर्ड प्रोपोगेशन. जेव्हा एकदा आपण पुढे जातो दॅट इज कॉल्ड फॉरवर्ड पास. एकदा आपण परत मागे येतो बॅकवर्ड प्रोपोगेशन, त्याला म्हणतात बॅकवर्ड पास. सो एक फॉरवर्ड आणि एक बॅकवर्ड, म्हणजे आपण ओके कॉलेजला चाललंय, घरातून कॉलेजला चाललंय, तर दॅट इज अ फॉरवर्ड पास. आणि कॉलेजमधून घरी येतोय परत, दॅट इज अ बॅकवर्ड पास. तर हे दोन्ही मिळून जे होतं त्याला इपॉक म्हणतो, किंवा तुम्ही म्हणतात मी रिटर्न घरी आलो. ओके, रिटर्न तिकीट काढतो ना आपण, आता माहित नाही मुंबईत असतं ते रिटर्न तिकीट, हा लोकल आहे ना पुण्यात पण. तर रिटर्न तिकीट काढतो ना, म्हणजे काय करतो, फॉरवर्ड जाऊन बॅकवर्ड पण यायचं आहे म्हणून रिटर्न. जर तो रिटर्न तिकीटचा प्रकार आहे ना तो म्हणजे इपॉक. सिंपल याच्यात पुढे जाऊन मागे यायचंय, दॅट इज इपॉक. आणि जसं फॉरवर्ड जायला टाइम लागतो बॅकवर्ड यायला टाइम लागतो, म्हणून जो काय आहे जो टाइम जातो तो लर्निंग रेट असतो. सिंपल याच्यात. म्हणून आपण लर्निंग रेट किती फास्ट, म्हणजे आपण हे पण पकडतो, आता फास्ट गाडी असते, स्लो असते, सेमी फास्ट असते, तर त्यावर आपण डिफाईन करतो की आपल्याला किती फास्ट हवंय. जर फास्ट लोकल आहे नाही, तसं सुपर फास्ट
गाडी असते तिचं तिकीट महाग असतं, पण जी पॅसेंजर असते तिचं तिकीट अगदीच कमी असतं. समजा पॅसेंजरचं 50 रुपये आहे, सुपरफास्टचं 150 रुपये असतं. मग आपल्यावर आहे आपल्याला किती टाइम आहे, 50 रुपयात जायचंय आणि 24 तास लावायचे की 150चं तिकीट काढून राजधानी सारखं 18 तासात पोहोचायचंय दिल्लीला. ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन अस की आपल्याला कसं जायचंय, तिथे किती आपल्याकडे टाइम आहे. खूप टाइम असेल तर आपण पॅसेंजर काढू, अगदी आरामात हलत डुलत जाऊ, आरामात एक एक स्टेशनवर थांबू, मजा करू आणि मग जाऊ. पण वेळ नाही आहे तर एरोप्लेन नाही जाऊ, फास्ट एकदम 1 तासात दिल्ली, लाईक मुंबईवरून 1 ते 1.5 तास लागतो जसं. ओके, डिपेंड्स ऑन द टाइम. पण मग आपल्याला कॉस्ट पण तेवढी मोजावी लागते. म्हणून मी ते म्हणत होतो की लर्निंग रेटवर डिपेंड आहे आणि आपल्याकडे किती कॉस्ट आहे, म्हणजे हाऊ मच वी आर रेडी टू स्पेंड मनी, किंवा आपल्याला किती पेशन्स आहे. पेशन्स पण पाहिजे ना, ते आहे. सो दॅट इज अ इपॉक. इपॉक झालं, रिटर्न तिकीट म्हणजे इपॉक. नंतर बॅच साईज. तर बॅच साईज म्हणजे कसं, एकदाच सर्व खाऊन टाकायचं आहे की थोडं थोडं मिळून खायचंय. एखादी आवडती वस्तू आणली तर आपण एकदम खाऊन टाकतो, किंवा काय काय म्हणतात नाही, आज थोडं खाऊ, उद्या थोडं खाऊ, परवा थोडं खाऊ. 3 दिवस म्हणजे टिकणारी असेल तर 3 दिवस खातो आपण, म्हणजे आपल्यालाही बरं वाटतं की हा 3 दिवस खाल्ली, रोज आवडतं मिळालं. सो दॅट इज अ बॅच साईज. म्हणजे एकदम लर्निंग नाही करायचंय, थोडं 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 थोडं. तर आपण बॅच बनवतो, पण ह्या बॅच साईज वर डिपेंड असतं टाइम पण किती आहे. ओके, आता 3 दिवस लागणार एवढं संपायला, पण मला तर आजच पेशन्स नाही आहे, तर आजच पण करू शकतो. 1000च्या 1000 सर्व ट्रेनिंग डेटा सेट एकदम टाकून देऊ, इक्वेशन मिळवू, पण मग तेवढं रिसोर्स पण लागणार. ओके, शेवटी पोटाची कॅपॅसिटी असते. 2 किलो आणलं तर 2 किलो नाही खाऊ शकत, थोडं थोडं खाणार. 500 ग्रॅम 500 ग्रॅम 500 ग्रॅम समजा. तसं बॅच साईजचं असतं, आपल्याकडे किती रिसोर्स आहे त्यानुसारच आपण त्याला खायला देतो न्यूरल नेटवर्कला. नाही तर एकदम दिलं तर रॅम एकदम होईल, सर्व मॉडेल ठप होऊन जाईल. म्हणजे एकदम आपण लॅपटॉपवर लोड आणला तर हँग होतो ना, तसं होतं ते. म्हणून बॅच साईज पण खूप डिपेंड करतं. आणि नंबर ऑफ इटरेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इपॉक्स. म्हणजे किती वेळा आपल्याला दिवसातून रिटर्न तिकीट यायचंय, जाऊन परत यायचं, जाऊन परत यायचं. काहीतरी तर लिमिट असेल ना, थकणार आपण आणि टाइमही कळणार. आता 400 किलोमीटर जायचंय, 400 परत यायचंय, तर एकदाच येऊ शकतो माणूस जाऊन एका दिवसात. 400 ला पण एक पण नाही लागणार, जास्त वेळ लागेल कधी कधी, पण एक मोठी 400 किलोमीटर जायचंय, 400 किलोमीटर परत यायचंय, ते एका दिवसात एकदाच येऊ शकतो. पण 50 किलोमीटर आहे तर 8 वेळा येऊ शकतो, जाऊन परत यायचंय. तर दॅट इज नंबर ऑफ इपॉक्स, नंबर ऑफ इटरेशन्स. दॅट ऑल्सो वी कॅन डिफाईन. ओके, पण जेवढे इटरेशन जास्त तेवढी ॲक्युरसी वाढते. जसं तुम्ही एखाद्या प्लेसला 10 वेळा गेले तर तुम्हाला अगदी बाहेर ठेवून जातं की ह्या येत्यात कुठे खड्डा आहे, कुठे काय आहे, कुठे कुठे आपल्याला चांगलं मिळू शकतं, किंवा कुठे हॉटेल चांगलं आहे, हे सर्व तुम्ही सांगतात ना 10 वेळा गेल्यावर. एकदा जाऊन नाही कळत, पण एकदाच गेले तर ॲक्युरसी कमी असते. लाईक एकदाच गोव्याला गेलो, एकदाच एका हॉटेलमध्ये राहिलो तर आपण म्हणणार हे हॉटेल चांगलं होतं, किंवा महिंद्रा रिसॉर्ट होतं ते चांगलं होतं, पण आपण दुसरे टेस्टच नाही केले. म्हणजे टेस्ट म्हणजे एक्सपिरियन्सच नाही केले, तर आपल्याला कसं कळणार की दुसऱ्या हॉटेलमधलं कसं होतं, काय होतं, तिथला एक्सपिरियन्स कसा आहे.